Greetings of the day, dear students. In this video, we are going to start Skill Enhancement course for BA थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स. इसमें हम सबसे पहले यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं. सिलेबस का जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है. यूनिट 1 का जो टाइटल है वो है एरिस्टोटल हीरो एपिक 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. तो सबसे पहले हम जानेंगे एरिस्टोटल के बारे में, क्योंकि पूरा यूनिट का टाइटल ही देखो एरिस्टोटल हीरो के नाम से है. तो एरिस्टोटल कौन थे, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स. एरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन 384 BCE. जो ये BCE वर्ड है इसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, और ये सेम है बिफोर क्राइस्ट वाला ही ऑप्शन है, इसको सेकुलर वर्जन कह सकते हैं. तो ये बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 384 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट कह सकते हैं. इन स्टैगिरा, अ स्मॉल टाउन इन नॉर्दर्न ग्रीस. तो इनका जो जन्म है वो ग्रीस में हुआ. हिज फादर निकोमैक्स, जो इनके फादर थे वो फिजिशियन थे, जो किंग ऑफ मैसेडन है वहाँ पे ये काम करते थे, फिजिशियन थे. एट अराउंड एज 18 एरिस्टोटल जॉइंड प्लेटोज अकेडमी इन एथेंस and studied there for about 20 years. प्लेटो की अकेडमी में इन्होंने पढ़ाई की 20 साल तक. After Plato's death, Aristotle left Athens and later became the tutor of Alexander the Great starting in 343 BCE. जब प्लेटो की डेथ हो गई तो एरिस्टोटल ने एथेंस को छोड़ दिया और अलेक्जेंडर द ग्रेट के ये ट्यूटर बन गए. In 335 BCE, Aristotle returned to Athens and founded his own school. अपना खुद का एक स्कूल फाउंड किया. स्कूल का नाम था Lyceum. He taught and wrote extensively at the Lyceum, covering diverse subjects like philosophy, science, ethics, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी. ये सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने वहाँ पे कवर किए. लाइसियम में फिलोसफर भी थे, ये साइंस का भी था, एथिक्स का भी, मोरल एजुकेशन, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, सभी के ऊपर इन्होंने काम किया, लिखा. एरिस्टोटल वर्क्स इंक्लूड, जो ये निकोमैक्सियन है, इनके एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, पोइटिक्स, फिजिक्स, ये सारे वर्क्स हैं इनके इम्पॉर्टेंट. आफ्टर एलेक्जेंडर्स डेथ इन 323 BCE, एलेक्जेंडर की डेथ हो गई 323 BCE में. एरिस्टोटल फ्लेड एथेंस ड्यू टू एंटी मैसिडोनियन सेंटिमेंट. ये वहाँ से चले गए. ही डाइड इन 322 BCE और इनका जो डेथ है वो हो गई आइलैंड ऑफ यूबिया, यहाँ पे इनकी डेथ हुई. Aristotle is considered one of the greatest ancient philosophers and founder of many intellectual disciplines. बहुत बड़े दार्शनिक कहलाए, बहुत सारे डिसिप्लिन्स के फाउंडर थे एरिस्टोटल. तो इनका जो नाम है वो आज तक देखो सभी लोग हम जानते हैं. तो he is one of the greatest ancient philosophers till date. अब इनका जो फेमस वर्क है पोइटिक्स, जो आपका सिलेबस में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो क्या है. पोइटिक्स में ही जिक्र आता है ट्रेजिक हीरो का, एपिक का और 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी का. तो पोइटिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ पोइटिक्स? पोइटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पोइट्री एज अ साइंस, एनालाइजिंग द नेचर, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ पोइट्री. पोइट्री के बारे में पढ़ना, उसको एज अ साइंस पढ़ना, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं पोइट्री में, कैसे पोइट्री लिखी जाती है, कौन कौन सी आर्ट है, क्राफ्ट है पोइट्री की. तो ये सारा चीज़ें हम पोइटिक्स में, इनका जो बहुत बड़ा ग्रंथ है उसमें पढ़ते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कब ये लिखा गया? 330 BCE में पोइटिक्स जो है वो कंपाइल किया गया. उनके जो नोट्स थे, उनके जो स्टूडेंट्स ने बनाए थे, वहीं से ये वर्क निकला है. इट हैज़ बीन एडमायर्ड एंड क्रिटिक्ड अक्रॉस सेंचुरीज एंड रिमेन्स फाउंडेशनल टू लिटरेरी एंड एस्थेटिक स्टडीज़. आज तक ये जो वर्क है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, फाउंडेशनल वर्क है और काम आता है हमारी लिटरेरी स्टडीज़ में. पर्पस क्या था इसका? एरिस्टोटल एम्स टू डिफाइन आर्ट. एरिस्टोटल का मकसद था आर्ट को, कला को डिफ़ाइन करना, पोइट्री को डिफ़ाइन करना और एक क्राइटेरिया बनाना ताकि पोइट्री को, उसको जज किया जा सके कि कौन सी कविताएं कौन सी कैटेगरी में फॉल करती हैं. वो कविताएं अच्छी हैं, महाकाव्य हैं या इन्फीरियर हैं. उसने आर्ग्यू किया कि प्लेटो के जो व्यूज़ थे वो नेगेटिव थे आर्ट को लेके,
प्लेटो आर्ट को बहुत डेंजरस समझते थे, लेकिन एरिस्टोटल ने माना कि पोइट्री जो है वो बहुत वैल्यूएबल है सोसाइटी के लिए, बहुत बेनिफिशियल है। पोइट्री एज इमिटेशन, जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने बताया कि जो पोइट्री है इट इज़ द इमिटेशन ऑफ लाइफ, कि जो ज़िंदगी है उसकी नकल है पोइट्री, उसको देख के ही बनाई जाती है, बट एम्फेसाइजेस दैट ट्रू पोइट्री इज़ क्रिएटिव नॉट जस्ट कॉपिंग, कि जो असली कविताएं हैं वो क्रिएटिव होती हैं, उनको कॉपी जस्ट नहीं किया जा सकता कहीं से भी। नाउ आपका जो टॉपिक है पहला, एरिस्टोटल्स ट्रेजिक हीरो। एरिस्टोटल का ट्रेजिक हीरो क्या कंसेप्ट है? अब देखो, कोई भी एक वर्क अगर हम देखते हैं तो उसमें एक मेन हीरो होता है, तो एरिस्टोटल ने भी डिफाइन किया है ट्रेजिक हीरो को। ट्रेजिक का मतलब जो थोड़ा सा लास्ट में जाके जिसके लिए थोड़ा हमारे मन में उदासी आए, ट्रेजेडी वाले इमोशंस आते हैं इसमें। पहला क्वालिटी क्या है ट्रेजिक हीरो की? नोबल स्टेचर। जो ट्रेजिक हीरो है वो बहुत हाई स्टेटस का इंसान होगा, जैसे कोई राजा या कोई नोबल। देयर सिग्निफिकेंट सोशल स्टैंडिंग मेक्स देयर फॉल मोर इम्पैक्टफुल एंड ट्रेजिक फॉर बोथ देम एंड सोसाइटी। अब वो इतने बड़े स्टेटस का आदमी जो राजा है, जब वो गिरेगा, जब वो पतन की तरफ जाएगा तो लोगों को दया भी ज़्यादा आएगी और राजा का जो गिरना है, फॉल है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। एसेंशियली गुड बट इम्परफेक्ट, जो ये ट्रेजिक हीरो है ये मोरली बहुत अच्छा है, लोग इसे पसंद करते हैं, तारीफ़ करते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं इस ट्रेजिक हीरो में, वो बहुत बहादुर है, समझदार है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे जो मानवीय विकार हैं, फ्लॉज हैं, वो भी हैं। थर्ड पॉइंट है इसका ट्रेजिक फ्लॉ, इसको हेमर्शिया भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? दिस इज़ अ मिस्टेक और एरर इन जजमेंट often linked to hero's character flaws such as hubris, excessive pride। इसका मतलब जो ट्रेजिक हीरो है हमारा, उसको एक ना एक वो गलती करेगा, कुछ ना कुछ जजमेंट में उसका गलती रहेगी, वो लोगों को पहचानने में गलती करेगा और इसकी वजह से वो बाद में उसको फॉल मिलेगा, वो गिर जाएगा, उसका अंत होगा, या कभी कभी वो ज़्यादा घमंड करेगा अपने ऊपर। द ट्रेजिक फ्लॉ लीड्स टू हीरोज़ डाउनफॉल, और जो ये गलती करेगा, जो इसके कैरेक्टर में एक गलती होगी, कमी होगी, उसकी वजह से ये डाउनफॉल होगा, इसका विनाश होगा। बट इट इज़ नॉट ड्यू टू इविल इंटेंट, कोई इविल इंटेंट नहीं होगा इसमें, केवल अपनी गलतियों की वजह से ये विनाश की तरफ आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है पेरीपेटिया। पेरीपेटिया का मतलब है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। द हीरोज फॉर्च्यून चेंजेस ड्रामेटिकली फ्रॉम गुड टू बैड ड्यू टू देयर ओन एक्शंस और एरर्स। जो हीरो है हमारा ट्रेजिक हीरो, इसकी देखो भाग्य में बहुत अच्छा था, पहले राजा बन के पैदा हुआ, बहुत अच्छे स्टेटस का था, नोबल था, चाहे राजा था, जो भी था, लेकिन उसका फॉर्च्यून, उसका भाग्य एकदम से अच्छे से बुरे की तरफ जाएगा अपनी खुद की गलतियों की वजह से। और जो ये रिवर्सल है, जो ये एकदम से पलटा जो भाग्य, ये लॉजिकल होगा, इसको बच नहीं सकता वो इसकी कि भाई मैं चाहूँ तो बच जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा, इसकी ये किस्मत में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है आपका रिकॉग्निशन, इसको एनाग्नोरोसिस भी बोल सकते हैं। द हीरो एक्सपीरियंसेस अ क्रिटिकल मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन और इनसाइट। अब हमारा जो ट्रेजिक हीरो है, जब ये डाउनफॉल की तरफ जाएगा तो इसके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे, ऐसे क्षण आएंगे जिसमें इसको अपनी गलती का एहसास होगा। ये अपनी जो गलतियां हैं, अपने जो अंदर कैरेक्टर में इसकी कमियां हैं, उनको समझेगा, सोचेगा, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका होगा, तो इसका विनाश तो होगा। ट्रेजिक जो मोमेंट है वो आएगा ही आएगा, ये उससे बच नहीं सकता। दिस डीपन्स द इमोशनल इम्पैक्ट फॉर द ऑडियंस। जब एक हीरो को एहसास हो जाता है कि उसका पतन आने वाला है, उसने गलती की है, तो अगर ये पता लग जाए और फिर भी वो हीरो हमारा मरने वाला है, तो ऑडियंस के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट्स आते हैं, जो देख रहे होते हैं इस चीज़ को, जो पढ़ रहे होते हैं। फेट एक्सीड्स पनिशमेंट। द सफरिंग द ट्रेजिक हीरो एंड्योर्स
इज़ ग्रेटर दैन व्हाट देयर मिस्टेक डिज़र्व्स। और इसको जो पनिशमेंट मिलेगी, जो इसका डाउनफॉल होगा, वो ज़्यादा होगा, इसकी गलती कम होगी। वो इतना डिज़र्व नहीं करता जितना उसको पनिशमेंट मिलेगा। दिस डिसप्रपोर्शन क्रिएट्स पिटी। और जो इसको सफरिंग मिलती है, जो इसका बेचारे का बहुत सैड एंड होता है, उसकी वजह से दया आती है, ऑडियंस को डर भी लगता है और ये पता लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, वो बहुत जल्दी जो एडवर्सिटीज़ हैं, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उसमें वो बहुत जल्दी गड़बड़ कर देते हैं। नेक्स्ट है कैथारसिस या इमोशनल पर्जिंग। पर्जिंग होता है शुद्धिकरण होना, कि लास्ट में वो अपने आप को जो है वो ठीक करेगा। द हीरोज़ ट्रेजिक जर्नी अराउजेस पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। जो हीरो की जर्नी है उसको देख के, जब वो पहले बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ, बहुत हाई स्टेटस का था, उसके कैरेक्टर में कोई गलती आई, उसने गलती की, उसके बाद उसका डाउनफॉल हो गया, उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिली, तो इन सब चीज़ों को देख के ऑडियंस के दिल में बहुत सारी पिटी आएगी, दया आएगी, डर आएगा। Experiencing these emotions through the hero leads to catharsis, a cleansing or purging of these feelings। और इस तरह के जो लास्ट में इमोशंस आएंगे उससे कैथारसिस होगा। जो फाइनल जो एक क्लाइमैक्स सीन होगा वो होगा जिसमें एक शुद्धिकरण कह सकते हैं, क्लिनजिंग हो सकता है, कि सारी चीज़ों का, फीलिंग्स का एक पर्जिंग हो जाएगा, क्लेंजिंग हो जाएगा। पर्पस एंड सिग्निफिकेंस। अब जो ट्रेजिक हीरो जो एरिस्टोटल ने बनाया, इसका पर्पस क्या था, क्यों ये बनाया, इसका क्या महत्व था। द ट्रेजिक हीरो एम्बॉडीज मोरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, शोइंग दैट इवन गुड पीपल कैन फॉल ड्यू टू इम्परफेक्ट जजमेंट। कि जो अच्छे लोग हैं वो भी नीचे गिर सकते हैं, उनका भी विनाश हो सकता है अगर वो अच्छे से निर्णय ना लें। हमारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत ससेप्टेबल हैं, सेंसिटिव हैं, उनका विनाश कभी भी हो सकता है अगर वो गलती करेंगे। द स्टोरी इन्वाइट्स द ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन नेचर, फेट एंड एथिकल चॉइसेस। जो ये स्टोरी है इससे हम सोचते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, डेस्टिनी के बारे में, हमारी मोरल चॉइसेस के बारे में, जो निर्णय हम लेते हैं उनके बारे में। एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ ट्रेजिक हीरो हैज़ इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर एंड ड्रामा फॉर सेंचुरीज, इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स इन ग्रीक ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन प्लेज एंड मॉडर्न लिटरेचर। जो एरिस्टोटल का आइडिया था ट्रेजिक हीरो का, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ बहुत सारे लिटरेचर में, ड्रामाज में, शेक्सपियर ने इसको यूज़ किया, इवन मॉडर्न लिटरेचर में भी इसको यूज़ किया जा रहा है आज तक। एग्जाम्पल्स देखो, इडिपस रेक्स में इडिपस का एग्जाम्पल, हेमलेट में हेमलेट का जो डाउनफॉल था, मैकबेथ में, ओथेलो में, किंग लियर में, ओकोंको थिंग्स फॉल अपार्ट, बहुत सुंदर नॉवल है। तो इसमें भी जो फॉल है ओकोंको का, वो भी ट्रैजिक हीरो वाला फॉल है। वो बहुत बड़ा रेसलर होता है और वो गलतियां करता है और वो लास्ट में जाके मर जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। दीज हीरोज़ आर नोबल, ये बहुत ऊंचे रैंक के थे। पोजेस ट्रैजिक फ्लॉज, इनके कैरेक्टर में गलतियां थी। फेस रिवर्सल्स ऑफ फॉर्च्यून, इनका भाग्य एकदम से पलट गया। अटेन रिकॉग्निशन, इन्होंने लाइफ में पॉपुलैरिटी हासिल की। सफ़र डिसप्रपोर्शनल कंसीक्वेंसेस, इनको किस्मत में बहुत सारा बहुत गलत हुआ इनके साथ। इवोक पिटी एंड फियर, और इनको देख के बहुत दया आती थी, डर लगता था कि ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। द फंक्शन ऑफ ट्रैजिक हीरो इन लिटरेचर, इसका फंक्शन क्या है लिटरेचर में। अ ट्रैजिक हीरो ब्रिंग्स रियल ट्रेजेडी टू अ स्टोरी बाय देयर डाउनफॉल विच डीपली मूव्स द ऑडियंस। जो एक असली ट्रेजेडी है वो स्टोरी में डलती है, ऑडियंस को बहुत देखने में बहुत एकदम से इमोशनल हो जाते हैं जो हमारे देख रहे हैं इस चीज़ को। दे हेल्प एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स मोरल एंड इमोशनल इश्यूज़ इन अ मीनिंगफुल वे, और इसकी वजह से जो इमोशनल इश्यूज़ हैं उसको एक्सप्लोर करने में मदद मिलती है। Their flaws make them human and relatable, unlike perfect heroes। और जो उनके अंदर कमियां हैं उनको देख के लगता है कि वो भी इंसान ही थे, वो ह्यूमन बींग्स ही थे, तो हम उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। वॉचिंग देयर फॉल टीचेज इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स टू द ऑडियंस, और जब ऑडियंस इनको देखता है गिरते हुए तो ऑडियंस सीखता है कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। दे शो मोरल कॉम्प्लेक्सिटी
रिवीलिंग हाउ गुड क्वालिटीज कैन बिकम वीकनेसेस। और इनको देख के पता लगता है कि जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो भी कई बार हमारी कमज़ोरी बन जाती हैं। तो हम अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं, कैसे डाउनफॉल से बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देख के पता लगती हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। एरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ द एपिक फ्रॉम पोइटिक्स। अब इसमें एक और आपकी हेडिंग थी एपिक। तो एपिक क्या है? एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। जो एक बहुत लंबी लंबी पोइट्री होती है वो होती है एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। नैरेटिव होता है जो एक कहानी सी सुनाती है, बहुत लंबी कविता जिसमें हीरोज़ के बारे में, उनकी डीड्स, उनने जो काम किए, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल और लेजेंडरी इवेंट्स, जो भी अच्छे ऐतिहासिक मोमेंट्स थे, जो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स थे हिस्ट्री में, उनको लेके ये कविताएं लिखी जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी कविताएं होती हैं। इट इज़ टोल्ड थ्रू नरेशन इन वर्स। वर्स होता है कविताओं के माध्यम से एक कहानी सुनाई जाती है। गिविंग द पोइट एंड ऑडियंस इमेजिनेटिव फ्रीडम। बहुत सारा पोइट के पास फ्रीडम होता है, वो जो सोचता है वो लिखता है। एपिक्स कैन इंक्लूड grand and sometimes improbable events because they rely on the reader's imagination, not stage realism। और इसमें बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स को, इवेंट्स को लिया जाता है और एक रीडर की इमेजिनेशन के हिसाब से इनको बनाया जाता है, उस पर ही ये रिलाई करते हैं। एपिक पोएम्स यूज़ अ स्पेशल फॉर्मल मीटर। ये एक स्पेशल मीटर को यूज़ करते हैं, जो एक स्पेशल रिदम है, एक पैटर्न है, उसको यूज़ करते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज है वो भी बहुत स्पेशल होती है, ट्रेजेडी की तरह नहीं होती। एपिक्स शेयर मैनी फीचर्स विद ट्रेजेडी इंक्लूडिंग फोकस ऑन नोबल कैरेक्टर्स, यूनिटी ऑफ प्लॉट, एलिमेंट्स लाइक रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन। कुछ एलिमेंट्स ट्रेजेडी के भी होते हैं जो दे रखे हैं, ये सारे मिलेंगे इसमें आपको। जो करेक्टर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े घरानों से होंगे, एक पूरा प्लॉट में यूनिटी होगी, कहानी बहुत अच्छी होगी, और जो किस्मत बदलती है वो एलिमेंट होगा, लास्ट में अपनी वीकनेस को पहचानने वाला एलिमेंट होगा। एपिक्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स पेचीदा इनकी कहानियाँ होती हैं, और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग होता है, जो एक अनइवन स्टोरी टेलिंग है, एक लाइन में नहीं, ऊपर नीचे एब्रप्ट सी स्टोरी टेलिंग होगी, जिसको स्टेज पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। होमर्स इलियाड जो है वो उसका एग्जाम्पल है एपिक का। इम्प्रॉबेबल इवेंट्स आर एक्सेप्टेड मोर इन एपिक्स। जो नहीं सोच सकते, जिनके बारे में जो नहीं हो सकते, ऐसी चीज़ें एपिक में आती हैं। ट्रेजेडी से ये थोड़ा अलग होते हैं इनके प्लॉट्स। डिस्टिंग्विशिंग एपिक पोइट्री फ्रॉम ट्रेजेडी। एपिक और ट्रेजेडी में क्या डिफरेंसेस हैं, अब उनको देखते हैं। पहला है मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। एपिक पोइट्री में क्या यूज़ करते हैं पोइट्स? हीरोइक मीटर। उसको वर्स में पोइट्री की फॉर्म में होती है ये। हीरोइक मीटर का मतलब है अ लाइन ऑफ वर्स कंटेनिंग 6 मेट्रिकल फीट। ये पैटर्न और रिदम को फॉलो करती है, और लैंग्वेज जो है ये इसकी बहुत हीरोइक होती है, बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज होती है। ट्रेजेडी का क्या है? इट इज़ परफॉर्म्ड लाइव ऑन स्टेज विद एक्शन, म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल। ट्रेजेडी बिल्कुल एक स्टेज पे परफॉर्म की जाती है, एक्शन होगा, म्यूजिक होगा, ऑडियंस होंगे बहुत सारे। अब इसका प्लॉट, जो एक कहानी है, ये कैसी होगी एपिक में? एपिक में बहुत लंबा नैरेटिव होगा, बहुत फैला हुआ होगा, मल्टीपल सीन्स होंगे, और एक अनइवन सा टाइम जंप्स होंगे, कभी पास्ट में कभी प्रेजेंट में। ट्रेजेडी में क्या होगा? या तो सिंगल डे की कहानी होगी या छोटा सा टाइम फ्रेम होगा, बहुत लंबा नहीं फैलेगा, फोकस्ड होगा, कंप्रेस्ड होगा, ब्रीफ में होगा, एक दिन की कहानी या छोटे से टाइम की कहानी। एपिक में नॉन लीनियर है, कभी पास्ट कभी प्रेजेंट कभी फ्यूचर। लेंथ कितनी लंबी है, और प्रेजेंटेशन। एपिक जो है वो बहुत लॉन्गर होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, और बहुत इनको लंबे टाइम तक पढ़ा जाता है। ट्रेजेडी छोटी होती हैं और एक ही परफॉर्मेंस में इनको देखा जाता है। मीटर एंड स्टाइल। एपिक का जैसे पहले बताया मैंने, हीरोइक हेक्सामीटर को यूज़ करती हैं, फॉर्मल है, बहुत उम्दा स्टाइल होता है, एलिवेटेड होता है, बहुत ऊंचे लेवल का होता है। ट्रेजेडी में बहुत सारे मीटर यूज़ किए जाते हैं, जैसे आयम्बिक मीटर, मिमिक्स, एवरीडे स्पीच, रिदम्स, जो आम बोलचाल की भाषा है वो भी यूज़ कर रहे हैं।
कैथारसिस एंड एलिमेंट्स। ट्रेजेडी इंक्लूड्स म्यूजिक, स्पेक्टिकल, बहुत सुंदर सीन बनेगा, सॉन्ग्स होंगे, इमोशनल प्यूरिफिकेशन होगा, क्लाइमैक्स होगा एंड में। एपिक में म्यूज़िक नहीं होगा, नैरेटिव होगा, स्पेक्टिकल तो होगा, एक अच्छा सीन बनेगा। रिलाइज ऑन नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, एक कहानी होगी उस पर रिलाई करता है। यूनिटी एंड फोकस, ट्रेजेडी हैज़ टाइटर यूनिटी ऑफ प्लॉट एंड इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत एक टाइट सी कहानी होगी, यूनिटी होगी, छोटे उस पे लेवल पे होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा। एपिक में बहुत सारा वाइड स्टोरी टेलिंग होगा, डिग्रेशंस होंगे, तो बहुत लंबा एक्सपेंसिव वर्जन होगा। एरिस्टोटल्स जजमेंट, एरिस्टोटल ये मानते थे कि जो ट्रेजेडी है वो बहुत सुपीरियर आर्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें एक फोकस्ड इमोशनल इम्पैक्ट है और बहुत सुंदर एक स्पेक्टिकल बनता है और इमीडिएसी एकदम से इसका जो पूरा कैथारसिस है वो हमें नज़र आता है, एक ही शॉर्ट स्पैन में सब कुछ मिल जाता है हमें। की फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी, आपका लास्ट जो टॉपिक था उसमें था 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, 6 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो सबसे पहले ट्रेजेडी की डेफिनेशन, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन, कंप्लीट and of a certain magnitude, performed in language enriched with rhythm, melody and song। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज। ट्रेजेडी जो है वो एक बहुत सीरियस एक्शन की नकल होती है, बिल्कुल कंप्लीट होती है, एक सर्टेन साइज होता है और इसको परफॉर्म किया जाता है बहुत सारे रिदम के साथ, गानों के साथ, मेलोडीज़ के साथ। तो दिस इज़ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल की नज़रों में ट्रेजेडी बहुत एक सुपीरियर आर्ट फॉर्म थी और इसके 6 एसेंशियल कंपोनेंट्स थे। मेन इसके जो हिस्से थे, ट्रेजेडी के पार्ट्स थे, वो कौन कौन से थे। पहला है प्लॉट, माइथॉस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कॉल्ड द सोल ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट होता है कहानी, तो जो एक कहानी है ये आत्मा है ट्रेजेडी की, इसके बिना ट्रेजेडी अधूरी है, बन ही नहीं सकती। जितने भी इंसिडेंट्स हैं उसको लॉजिकल कॉज एंड इफ़ेक्ट की पहले ये होगा, ये क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, उसका प्रभाव क्या है, सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। इसका कोई ना कोई कहानी का शुरुआत होगी, मिडल होगा और एंड होगा और एक एप्रोप्रिएट लेंथ की होगी, साइज़ की होगी, कॉम्प्लेक्स होगी लेकिन आसानी से समझा जा सकता है। यूनिटी ऑफ एक्शन होगा, सारे इवेंट्स कनेक्टेड होंगे कहानी में, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे। रिवर्सल होगा, पेरिपेशिया या रिकॉग्निशन, एनाग्नोरोसिस की जो रिवर्सल ऑफ फेट वाली हमने जो बात की थी वो भी होगा, जो अपनी गलती का एहसास है वो भी होगा और इसमें रियल लाइफ एक्शंस होंगे और जो यूनिवर्सल सच्चाई हैं उनको भी ये इवोक करेगा, जागृत करेगा। सेकेंड एलिमेंट है आपका कंपोनेंट है कैरेक्टर, इथॉस। कैरेक्टर्स ड्राइव द प्लॉट एंड शुड बी गुड, एप्रोप्रिएट, रिलेटेबल एंड कंसिस्टेंट। जो पात्र होंगे कहानी के वो अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए, जिनको ऑडियंस माने कि हाँ सही हैं बिल्कुल, और कंसिस्टेंट, जो एक जैसे अपना बने रहें। ट्रैजिक हीरो है वो नोबल होगा, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है हमने, लेकिन वो गलतियाँ करेगा, उसका डाउनफॉल होगा उसकी वीकनेस की वजह से, हेमर्शिया की वजह से। थर्ड है थॉट, रिप्रेजेंट्स द आइडियाज़, themes, arguments expressed by characters through speech and actions। जो मेन आइडिया है, जो थीम है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स बोलेंगे उसके माध्यम से वो रिप्रेजेंट होगा, जो कहानी का थीम है, जो मेन आइडिया है। इट एड्स इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड हेल्प्स बिल्ड कैथारसिस। इसकी वजह से कहानी में एक बहुत अच्छी गहराई आएगी और कैथारसिस जो लास्ट में पूरा जो क्लाइमैक्स आएगा वो बिल्ड होगा। नेक्स्ट है डिक्शन, लेक्सिस। डिक्शन का मतलब होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो लैंग्वेज यूज़ की है, जो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है वो ऐसा होगा जो कहानी को, उसके पात्रों को सूट करता होगा। बहुत इफ़ेक्टिव डिक्शन जो होता है, अच्छी लैंग्वेज होती है, उसकी वजह से बहुत इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है, इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट पड़ता है, ऑडियंस अच्छे से उसको इन्जॉय करते हैं और उसका प्रभाव भी बहुत पॉजिटिव रहता है। फिफ्थ कंपोनेंट है सॉन्ग।
द म्यूजिकल एलिमेंट्स ऑफन परफॉर्म्ड बाय द कोरस। जो ट्रेजेडी है इसमें गाने भी आते हैं। देखो इसको स्टेज पे परफॉर्म करते थे पहले, तो जो कोरस है, जो सिंगर्स का पूरा ग्रुप है, वो म्यूजिकल एलिमेंट्स डालते थे। इसकी वजह से उस ट्रेजेडी में रिदम आता था, हारमोनी आती थी और इमोशनल जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता था। देखो आजकल भी जितने भी मूवीज़ हैं उनमें अच्छे अच्छे गाने आते हैं, सैड सॉन्ग्स आते हैं, तो उसकी वजह से ब्यूटिफिकेशन बढ़ जाती है, उसका इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। लास्ट कंपोनेंट है ट्रेजेडी का स्पेक्टिकल। जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, जो सीनरी हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, स्टेज क्राफ्ट है, जो सुंदर है स्टेज, कैसे कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा सीन बनाया है, कौन से विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारा स्पेक्टिकल है जो पूरा का पूरा देखते हैं, दर्शक देखते हैं। जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्टिकली बट इम्पॉर्टेंट फॉर थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, और इसको थिएटर में जब लोग देखते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आर्टिस्टिकली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमने इस वीडियो में यूनिट 1 को कवर किया, एरिस्टोटल के बारे में जाना, एरिस्टोटल हीरो के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, एपिक पोइट्री के बारे में, ट्रेजेडी के बारे में एंड ऑल द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। आपका यूनिट 1 मैंने पूरा कवर कर दिया है। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो वो सारे कवर हो जाएंगे। 100% आपका सिलेबस यूनिट 1 का कवर कर दिया गया है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस आपके यूनिट 2, 3 और 4 के भी हम इस चैनल पे डालेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।